याचना नहीं रण होगा। ये रण बहुत भीषण होगा कि बचाना है पूरे सिस्टम को, इसलिए हम हाँ, फिर तुम्हारी जरूरत इस देश में नहीं, फिर किसी हम और व्यक्ति के हाथों में इस देश की सत्ता को सौंप देंगे, जो कम से कम बहन बेटियों की बात तो सुनेगा, कम से कम इन्हें सम्मान तो देगा, कम से कम इन्हें न्याय तो देगा, कम से कम बलात्कारियों, अत्याचारियों, पापाचारियों के संरक्षण में तो नहीं खड़ा होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है जिस तरह खिलाड़ी जो है मेडल लेके जब हरिद्वार गए थे, तो उन्होंने वो जो बीच में राकेश टिकैत जी पहुँच गए, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने अपनी राजनीति चमका दी है। देखिए, वर्तमान सरकार बीते 9 सालों में, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, कोई भी हो, जिसने आंदोलन किया उसने सबको बता दिया कि सब राजनीति करते हैं, सब पॉलिटिकल एजेंडे की तरह भड़काए गए लोग हैं, सब खालिस्तानी हैं, सब देशद्रोही हैं। अकेले दूध के धुले यही है। मतलब आपके दर्द हो और आप दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास चले जाओ और डॉक्टर पूछे क्या हुआ, तो बताने से पहले तुम रोने लगो, चीखने लगो, तो तुमको सीधे देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। कई पीड़ाएं, कई दर्द ऐसी होती हैं जो बताने से भी बताई नहीं जाती हैं। लोगों के आंखों से निकले हुए आंसुओं से ही ये समझ लिया जाता है कि इस व्यक्ति के साथ किस हद तक ज्यादती की गई। हमारी इन बहन बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, खुद का भी नाम कमाया, देश को चमचमाते हुए मेडल दिलाए, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। उनसे बार बार यह पूछा जा रहा है कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। आप सोचिए, इतना कहते हुए ही उस व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल देना चाहिए था और उसे ऐसी सजा देनी चाहिए थी कि अगले 7 पुस्तकों तक कोई ब्रजभूषण ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करता, इस तरीके से बार बार बेटियों को अपमानित करने का प्रयास नहीं करता। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी को समझ में आया होगा, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया होगा, और इसीलिए आज उन्होंने नसीहत दी है ब्रजभूषण सिंह को कि तुमने शोषण तो एक बार किया उनका, बेटियों का, लेकिन अपने बयानों के माध्यम से बार बार इनको अपमानित और लज्जित करने का काम करते हुए आए हो। तो ये तुम्हारी जो दुशासन की मानसिकता है, दुर्योधन की मानसिकता है, इसको कम से कम बंद करने का प्रयास में वो रखो। अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो तुम्हारे चक्कर में इस देश में यदि फिर दोबारा महाभारत छिड़ गई, तो महाभारत जब छिड़ती है नारी की अस्मिता को बचाने के लिए, नारी के सम्मान में, तो क्या होता है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो 5 तारीख की जो सभा थी वो रद्द हो गई, क्यों नहीं रद्द होगी? आपको याद होगा तो इसी ब्रजभूषण के संरक्षण में तमाम लोग थे, तमाम सेनाएं थी, तमाम दल थे जो कहते थे आके जंतर मंतर घेर लेंगे हम। हमने चुनौती दी थी। गोपाल तिवारी ने कहा था कि अगर आप में ताकत हो, आप में हिम्मत हो, आप में औकात हो, तो आइए ब्रजभूषण शरण के जितने भी पक्षधर हैं, जितने भी समर्थक, आइए जंतर मंतर को घेरने का काम कीजिए, इन बेटियों को और प्रताड़ित करने का काम कीजिए, ताकि ये हिंदुस्तान की जनता ये भी तो देखे कि एक ब्रजभूषण के पीछे कितने और ब्रजभूषण खड़े हैं। ये देश की जनता ये भी तो जाने कि एक बलात्कारी के पीछे कितने और बलात्कारी खड़े हैं। ये देश की जनता ये भी तो जाने कि सरकार सिर्फ एक ब्रजभूषण को बचाना चाहती है या यहाँ आने वाले हजारों ब्रजभूषण को बचाना चाहती है। क्या हुआ? क्यों इनकी नानी मर गई? खाली मुंह में बोल करके बस चुप रह गए। हमने तो खुला चुनौती दी थी और मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि 5 तारीख का जो ब्रजभूषण का ऐलान था, उस ऐलान में तमाम वही लोग उनके साथ खड़े थे जो इस देश में, इस देश की बहन बेटियों की इज्जत, मान सम्मान के पक्षधर नहीं है। उनके साथ शोषण हो तो उन्हें आनंद आता है, उनके साथ बलात्कार हो तो उन्हें खुशी मिलती है, उनके साथ अपराध हो तो चैन सुकून की नींद सोते हैं। ऐसे लोग उनके साथ खड़े थे। ऐसे ही लोग 5 तारीख की पंचायत में शामिल होने जा रहे थे और शायद इस सरकार को यह समझ में आ गया कि ऐसे लोगों का हुजूम यदि इकट्ठा हुआ तो कहीं ऐसा नहीं हो पूरा देश एक साथ, एक स्वर में, एक आवाज में उठ खड़ा हो जाए और पूरी तरीके से इनकी सत्ता को ही बेदखल कर दे। क्या मजबूरी देखी जाएगी, क्या मजबूरी है सरकार की? देखिए, जो बोल नहीं पा रही। देखिए, लगातार हमारे ऊपर आरोप लगाए गए कि वहां जंतर मंतर की सड़कों पर बैठ करके राजनीति हो रही है। असल राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में हो रही थी। किस बात की राजनीति हो रही थी? अगर हमने ब्रजभूषण को छुआ, हमने उस पर कार्रवाई करवाई, हम उसे जेल लेकर के गए, तो कितने वोटों का नुकसान हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हम हार जाएंगे, कितनी लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा? असल राजनीति तो वहां कर रहे थे। वोटों की गणना इस देश की सरकार, इस देश का प्रधानमंत्री बेटी की अस्मिता पे करने लग गया, बेटी की इज्जत और आबरू को वोट के कैलकुलेशन से जोड़ करके देखने लग गया, राजनीति से जोड़ करके देखने लग गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरीके की सरकार हमने चुन ली जो बिल्कुल भी संवेदन, मतलब पूरी तरीके से उसकी आंखों का पानी मर चुका, दिल तो है ही नहीं। और क्योंकि ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं जिनके घर परिवार नहीं है, जिनके बहन बेटी माँ कोई है ही नहीं, तो वो परिवार का, बहन का, भाई का दर्द क्या समझे, क्या जाने, क्या पीड़ा और क्या दर्द होती है। अच्छा, आप भी रहे आंदोलन में, हमने भी देखा है जिस तरह साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने कहा था कि तमाम जो महिला सांसद हैं भाजपा में, सबको उन्होंने लेटर लिखे थे, ना तो किसी का जवाब आया, लेकिन स्वयं जब मीनाक्षी लेखी सवाल पूछा गया परसों तो भाग खड़ी हुई। कैसे देखिए? आप देखिए, धीरे धीरे करके सब भागेंगे। मीनाक्षी लेखी भागी, आज जितिन प्रसाद भागे हैं उत्तर प्रदेश में,
2024 में पूरी भाजपा ही भाग जाएगी, पूरी सरकार ही भाग जाएगी। क्यों चिंता कर रहे हो आप? देखते रहिए, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, लेकिन कपूत के पाँव हर पल दिखते हैं। हमारी ये बेटियां जो हैं, इन्होंने बहुत नेक दिल के साथ हिंदुस्तान के लिए मेडल जीते थे, और उसी नेक दिल के साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पे अड़ के बैठ गई। जिस मजबूती के साथ, जिस हौसले के साथ अखाड़े पर इन्होंने लड़ा, तमाम पहलवानों को धूल चटाई, उसी हौसले के साथ जंतर मंतर के अखाड़े पर भी ये लड़ी। इनको घसीटा गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी ये अड़ करके खड़ी रहीं। और स्थिति एक ऐसी पैदा हुई कि इन्होंने अपने मेडल्स को लेकर, अपने इन आंसुओं को हरिद्वार लेकर के गई, सबसे पवित्र माता गंगा के पास लेकर के गई कि अब हमारे इन आंसुओं को, अब हमारे इन मेडल को तुम ही सजो सकती हो। बाकी इंसान तो मर गया, इंसानियत तो मर गई, मानवता तो तार तार हो गई। इन बेटियों के पक्ष में खड़े होने की बजाय सरकार इनके खिलाफ खड़ी रही, सरकार इनका कैरेक्टर असोसिएशन करती रही, इन्हीं को गलत दोषी ठहराती रही, इन्हीं पे भांति भांति के आरोप लगाती रही। और जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, जिसपे पॉक्सो एक्ट लगी है, उस पर एक दिन जांच नहीं हुई, बल्कि शुरू से लेकर अभी तक इन बेटियों के कभी स्कूल जा रही है, कभी घर जा रही है, कभी परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ये कौन सी तरीके की राज वो हो रही है जांच पड़ताल? आज तक हिंदुस्तान के कानून में ऐसा नहीं हुआ कि जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट दर्ज हो, पहले जांच पड़ताल हो फिर गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले गिरफ्तारी होती है फिर जांच पड़ताल होती, यहाँ पहले गिरफ्तारी होती, जांच पड़ताल यहाँ पहले हो रही, गिरफ्तारी दूर दूर तक नहीं है। ये कौन सा मजाक चल रहा है? और जो आरोपी है उसे खुलेआम छूट दी गई है, जाइए आप मंचों से अपमानित करिए बार बार बेटियों को। कब हुआ, कैसे हुआ, ये कौन सा तरीका है भाई? और मुझे शर्म आती है कि इस देश में न्यायालय भी तो है, इस देश की पुलिस कठपुतली बन चुकी है पूरी तरीके से। उसकी डोर जितनी खींची जाती है, जैसे खींची जाती है, वो वैसे ही काम करती है। और जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से लेकर लास्ट दिन तक न पुलिस न सरकार इनके पक्ष में खड़ी हुई, कोई नहीं खड़ा हुआ। ये पहले दिन से इनको न्याय नहीं देना चाहते थे, बल्कि प्रताड़ित करने का काम करते रहे लगातार। और वो देखा हमने 28 तारीख को, जिस तरीके से, जिस बर्बरता के साथ, जिस क्रूरता के साथ सड़कों पर हमारी इन बहनों को, हमारे इस देश के गौरव को, देश की अस्मिता को घसीटा गया, खींचा गया, बदतमीजी की गई, उठा करके इनको थानों में बैठा करके रखा गया। रात को किसी को 11 बजे छोड़ रहे हैं, हमें खुद 12 बजे छोड़ा गया, हमारी बहनों को 9 बजे तक छोड़ते हैं, जबकि 5 बजे के बाद में किसी महिला को आप पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। हर नियम कानून को तार तार कर दिया इन्होंने, संविधान के सारे नियम कानून को ताक पर रख करके हर चीज का उल्लंघन कर दिया इस सरकार ने, सिर्फ इसलिए कि मैं राजा हूँ, देश हमारी प्रजा है, हम तानाशाह हैं, मैं ही तानाशाह हूँ, मैं जैसे चाहूँगा वैसे सरकार चलाऊँगा, मैं जैसे चाहूँगा उसको वैसे न्याय मिलेगा, मैं जैसे चाहूँगा उसको उस पर उतना अत्याचार करूँगा। कौन सा तरीका है भाई ये? अच्छा, जिस तरह आपने जंतर मंतर की बात कही, तो धारा 144 अभी तक आज तक जारी है वहाँ पर, तो क्या लगता है ये 9 तारीख को जो आप बता रहे हैं तो आने दिया जाएगा? देखिए, 9 तारीख होने दीजिए आप। नहीं, मेरा सवाल ये, धारा 144 लगातार जारी है। मैं क्या कह रहा हूँ, धारा तो 144, अब आंदोलनकारी सरकार से परमिशन लेकर के आंदोलन करेंगे क्या? आंदोलनकारी सरकार से परमिशन लेकर के आंदोलन करने लग गए तो हो गया फिर देश का कल्याण। ये देश आंदोलन की बुनियाद से बना है। इस देश में आंदोलन नहीं होते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। इस देश में आंदोलन नहीं होते तो इस देश को लोकतंत्र नहीं मिलता। इस देश में आंदोलन नहीं होते तो देश को संविधान नहीं मिलता। इस देश में आंदोलन नहीं होते तो देश का शासन प्रशासन इस तरीके से नहीं बनता। और जिस देश में आंदोलन होते हुए हैं, आंदोलन होते रहे हैं, और जिस देश में आंदोलन करके वर्तमान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे, वो भी आंदोलन करके ही बैठे हैं। वो किसी से परमिशन लेके आंदोलन करते थे क्या? हमें जब आंदोलन करना होगा तो हम आंदोलन से परमिशन लेकर के नहीं करेंगे, और हम दिल्ली में ही नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि ये मामला हिंदुस्तान की बहन बेटियों से जुड़ा हुआ है। और जब बात बहन बेटियों की हो, बात इज्जत और आबरू की हो, बात अस्मिता की हो, तब बेटियों की अस्मिता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती, कोई दल नहीं होता, कोई सेना नहीं होता। फिर देश की बात होती है, और जब देश की बात हो तब मरने और कटने के लिए भी हम तैयार खड़े होते हैं। अच्छा तिवारी जी, एक ऐलान आप लोगों ने किया था कि हम गांव-गांव तक इस आवाज को पहुंचाएंगे, तो कब से जारी है, क्या तरीका? 9 तारीख के बाद। 9 तारीख के बाद हम हर जिलों में पंचायत करेंगे, गाँव-गाँव में पंचायत करेंगे। तब तक यदि सरकार चाहती है कि ऐसा हम लोग न करें, इस तरीके का विवाद पूरे हिंदुस्तान में पैदा ना हो, लोगों में रोष और ज़्यादा ना बढ़े, तो सरकार इनको न्याय दे दे, या तो ब्रजभूषण को जेल में डाल दे, या तो जेल में डालने का कोई संकेत दे दे।